नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। देश भर में आज भाई बहनों के अटूट संबंधों का त्योहार भाई दूज धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है भाई दूज पर बहनों ने की भाई की लंबी उम्र की कामना। देखिए, भाई दूज देश भर में आज इस त्योहार को मनाया गया जिसमें बहनों ने अपने भाइयों के सुख समृद्धि की कामना की। परंपरा के मुताबिक इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु और कामयाबी की कामना करती है। सुबह से ही घर आंगन में रौनक बिखरी थी। भाइयों के लिए बहनों ने थाल सजाई, दीप जलाए, मिठाइयां तैयार की और भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। यही तो है भाई दूज का त्योहार, जो बहन भाई के बीच प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो इस मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में रौनक देखने को मिली, लेकिन कृष्ण नगरी मथुरा का रंग ही कुछ अलग था। मथुरा के पवित्र घाटों पर आज सुबह से ही उत्साह का माहौल दिखा। यमुना में डुबकी लगा रहे भाई बहनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हम यमुना के पवित्र घाट विश्राम घाट पर मौजूद हैं और आज जो भाई दूज का पर्व है बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह और उमंग के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में भाई बहन यहाँ पहुँचे हुए हैं और यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। बताया जाता है कि जो यमराज और यमुना जी दोनों भाई बहन थे, तो यमुना जी ने अपने भाई यमराज से एक वरदान मांगा कि भाई यम द्वितीया के दिन जो भी व्यक्ति यहाँ अपनी भाई बहन के साथ आके स्नान करेगा वो यम फांस से मुक्त हो जाएगा। तो यम फांस से मुक्त होने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ भाई बहन पहुँचते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं। दूरदराज के अलग अलग इलाकों से हर साल सैकड़ों भाई अपनी बहनों के साथ पवित्र स्नान करने आते हैं, मां यमुना में डुबकी लगाते हैं और यमराज के मंदिर में पूजा अर्चना कर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। अब ये होता है कि पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुना मैया ने अपने भाई यमराज के साथ स्नान किया था इसी विश्राम घाट पर, तो हम भी आज इसीलिए अपने भाई के साथ इसी विश्राम घाट पे स्नान करने आए हैं। सिर्फ मथुरा ही नहीं, रामनगरी अयोध्या में सरयू घाट पर भी भक्तों की भीड़ दिखी। सरयू घाट पर सवेरे भक्तों ने पवित्र स्नान कर भगवान की आराधना की, जिसके बाद भाई दूज का पावन पर्व जोर शोर से मनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में भाई दूज की अलग अलग परंपराएं देखी गईं। कहीं बहनों ने भाइयों को घर बुलाकर तिलक किया, तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। भाई दूज का ये पर्व सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक एहसास है, जहां बहन की दुआ और भाई का स्नेह मिलकर रिश्तों की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भाई दूज के बाद अब बात महापर्व छठ की। जी हाँ, छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली में यमुना के किनारे श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर सके, इसके लिए साफ सफाई का खास इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो हमारी दूसरी गुड न्यूज है वो है छठ महापर्व पर दिल्ली में सजने लगे यमुना के घाट। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना के घाटों पर युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही है। दिल्ली सरकार से लेकर सामाजिक संस्थाएं तक घाटों की साफ सफाई में लगी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि दिल्ली में इस बार छठ दिवाली की तरह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। लिहाजा सरकारी अमला छठ पर्व की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार यमुना के किनारे 17 मॉडल घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा मिल सकेगी। दिल्ली के आईटीओ घाट पर जेसीबी मशीनों के साथ घाट को समतल बनाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने आईटीओ की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में यमुना के सभी घाटों पर छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से आगे बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घाटों में से एक
ITO छठ घाट पर, इसे VIP घाट भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से नदी के ठीक किनारे पर जो काम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुलडोज़र दिखाई पड़ जाएंगे जो मिट्टी से पूरी चीज़ों को, जो ज़मीन है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे कर्मचारी अलग अलग काम करते हुए यमुना घाट पर दिखाई पड़ जाएंगे। नदी की हम बात करें तो नदी में आप देखिए कि किस तरह से जो मशीन है पानी को साफ़ करने वाली, वो भी लगातार यहाँ बनी हुई है। जैसे ही उसकी ज़रूरत पड़ती है उसे भी चलवा दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखिए कि इन कामकाज के साथ साथ बहुत सालों बाद लोगों को ये मौका मिला है, या यूँ कहें कि ये परमिशन मिली है कि इस बार छठ पूजा में अर्घ यमुना जी में उतर कर दे सकते हैं। उसकी वजह से आप देखिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आज ही यमुना के घाट पर पहुंच गए हैं। छठ पर्व पर रेलवे स्टेशनों पर उन यात्रियों की भीड़ उमड़ती है जो इस त्यौहार के दौरान अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लिहाजा रेलवे ने इस बार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए हैं। इसी से जुड़ा हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो है त्यौहार में यात्रियों के लिए रेलवे के विशेष इंतजाम। रेलवे ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों के लिए न केवल उनकी सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है बल्कि उनका सफर सुरक्षित हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। छठ के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर रेलवे अलर्ट मोड में है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए खास तैयारी की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारियां की गई हैं और इन तैयारियों की समीक्षा खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक बार फिर रेलवे के वॉर रूम पहुंचे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर लगाए गए कैमरों की लाइव फीड आ रही है और इसी लाइव फीड के आधार पर रेलवे आगे की योजनाओं की तैयारी कर रहा है। 17 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए हैं। 100 जगहों पर टिकट के काउंटर्स बढ़ाए गए हैं। डिवीजन, जोन, बोर्ड के स्तर पर कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। हर बड़े स्टेशन पर एक मिनी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जिसकी 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के आधार पर रेलवे क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी कर रही है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे उधना में सडनली 18 तारीख को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा लोग आए पैसेंजर्स, तो करीब 7-8 घंटे के अंदर अंदर बाकी सब एरियाज से जहाँ पर स्पेशल ट्रेन्स को पार्क करके रखा हुआ था, स्टेबल करके रखा गया था, उनको उधना की तरफ मूव कराया। रेलवे के मुताबिक दिवाली और छठ के बीच अब तक ट्रेन से 1.2 करोड़ यात्री सफर कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले लगभग 50 लाख ज्यादा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने सबसे ज्यादा तैयारी की है। यहाँ यात्रियों का दबाव सबसे ज्यादा होता है, लिहाजा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। इसके लिए स्टेशन के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों की निगरानी 24 घंटे हो रही है। रेल मंत्रालय की तरफ से ये वॉर मॉनिटरिंग रूम जो है ये बनाया गया है और हर साल आप देखते हैं कि किस तरीके का रश ट्रेन्स में होता है जब बहुत सारे लोग दिवाली के बाद छठ पूजा से पहले बिहार की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त हम आपको कुछ ऐसे स्टेशंस दिखा रहे हैं जहां पर कैमरे लगे हुए हैं और अलग अलग जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। ये टिकटिंग जोन्स हैं, ये स्टेशन के बाहर का इलाका है। सामने आप देख रहे हैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो नया होल्डिंग एरिया है वो बनाया गया है और किस तरीके से स्ट्रीमलाइन तरीके से जो लोग हैं उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए सीधे प्लेटफॉर्म पर न जाकर होल्डिंग एरिया में पहुंचते हैं और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की सूचना मिलने के बाद ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और भारतीय रेल की तरफ से ऐसे यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं जिसकी वजह से यात्रियों को सुविधा हो। और आपको दिखा रहे हैं इस वक्त वही होल्डिंग एरिया जहाँ पर
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कम से कम 4 बार इसी हफ्ते में निरीक्षण कर चुके हैं और हमें बताया गया है कि ये पूरा जो होल्डिंग एरिया है इसमें आप देखिए कि कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है लोगों को यहाँ रखने की और सामने सुविधा के रूप पर यहाँ पर बहुत सारे हेल्प डेस्क काउंटर्स हैं। रेलवे यात्रियों को सुनियोजित तरीके से ट्रेनों में बैठाने का इंतजाम कर रही है, लिहाजा ट्रेनों में इस बार बेतहाशा भीड़ नजर नहीं आ रही है। दीनदयाल स्टेशन पर बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में पहले के मुकाबले में भीड़ कम है। बहुत अच्छा व्यवस्था है जी, इस बार छठ पूजा में अच्छा सुविधा दिया है सरकार ने और वर्दीधारी लोगों ने बहुत सेवा किया, हम लोगों को वहाँ से लाइन लगाया और अच्छा तरीका से बैठा के भेजा है उन लोगों ने। व्यवस्था बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए सभी यात्रियों को अच्छा से आने जाने का हो रहा है। रेलवे यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के साथ साथ सफाई का भी खास ख्याल रख रही है। भीड़ के दौरान भी प्लेटफॉर्म्स को साफ करने के लिए कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। रेलवे का मकसद त्योहारों पर यात्रियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाना है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ चंदौली से उदय गुप्ता, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के बाद आज शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए, जिसके बाद अब 6 महीने तक बाबा केदारनाथ की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में की जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का नया कीर्तिमान। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा। उत्तराखंड की इस ऐतिहासिक चारधाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। इस साल अब तक 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए देवभूमि पहुंच चुके हैं। भक्ति रस में डूबे श्रद्धालुओं की भीड़। मोक्ष धाम में गूंजता वेद मंत्रों का पाठ। हर हर महादेव की गूंज और बाबा केदार की जय जयकार। ये तस्वीरें अद्भुत है, ये नजारा अविश्वसनीय है, ये माहौल भव्य और दिव्य है। एक तरफ बाबा केदार का धाम तो दूसरी तरफ माँ यमुना का धाम यमुनोत्री। गंगोत्री के बाद अब इन दोनों ही धामों के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद हो गए। ढोल नगाड़ों और आर्मी बैंड की मधुर ध्वनि से पूरा केदारनाथ धाम एक बार फिर से आस्थामय नजर आया। सबसे पहले सुबह केदारनाथ के कपाट बंद हुए और फिर इस दौरान चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे और बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ी। ढोल नगाड़ों की थाप, आर्मी बैंड की मधुर ध्वनि, और भक्ति भाव से परिपूर्ण माहौल। बाबा केदार के धाम में नजारा कुछ ऐसा ही था, हर ओर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। इसी भक्तिमय माहौल के दरमियान परंपरा के अनुसार बाबा केदार की टोली ऊखी मठ के लिए रवाना हुई। भैया दूज के पावन अवसर पर शुभ मुहूर्त में तड़के 4:30 बजे केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। फिर विधि विधान से बाबा का अभिषेक किया गया और फिर बाबा केदार के पंचमुखी चल विग्रह को डोली में विराजमान कर मंदिर से बाहर लाया गया। विधि विधान से सारे अनुष्ठान पूर्ण किए जाने के बाद सुबह 8:30 बजे मंदिर के मुख्य कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए। डोली की अगुवाई गढ़वाल राइफल्स के बैंड और उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों ने की। इनकी मनमोहक धुन से केदार घाटी गूंज उठी।
हजारों भक्त बाबा केदार की जल विग्रह डोली यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की मौजूदगी से मंदिर परिसर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। कई पड़ावों से गुजर जाने के बाद 25 अक्टूबर को भगवान केदारनाथ की डोली ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना की जाएगी। और इस मौके पर वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी यहां पूजा अर्चना की। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम की तरह ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए विधि विधान से बंद कर दिए गए। भोर से ही धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मां यमुना की विशेष पूजा अर्चना के साथ शीतकालीन यात्रा की परंपरा निभाई गई। जिसके बाद शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। जैसे ही धाम के कपाट बंद हुए, श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब अगले 6 महीने तक मां यमुना की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली में की जाएगी। इस बीच पूरा मंदिर परिसर जय मां यमुना के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने मां यमुना से अगले दर्शन तक आशीर्वाद मांगा। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बीच भक्तों की आंखों में श्रद्धा और विरह दोनों की झलक देखने को मिली। हर साल की तरह इस बार भी यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन परंपरागत तरीके से बंद किए गए। अब बढ़ेंगे आगे। दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सेना घातक बटालियन तैयार कर रही है, जिसका नाम है भैरव बटालियन। दुश्मनों पर नई तकनीक के साथ तेज हमले में माहिर भैरव बटालियन की 25 टुकड़ियों को बनाया जा रहा है। ये बटालियन पैदल सेना को घातक और आधुनिक बनाएगी। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है दुश्मनों पर घातक प्रहार के लिए तैयार सेना की भैरव बटालियन। सेना 25 भैरव बटालियनों को तैयार कर रही है। इनमें से 5 सरहदों पर तैनात की जा चुकी हैं, 4 और तैनाती के चरण में हैं। बाकी 16 नवंबर 2025 से बननी शुरू होंगी और 6 महीने में सभी तैयार हो जाएंगे। भैरव बटालियन नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सेना की ताकत बढ़ाएंगे। ये बटालियन सेना को ज्यादा चपल, घातक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी। सेना हर पैदल बटालियन में एक अग्नि प्लाटून भी तैयार कर रही है। ये प्लाटून ड्रोन से सुसज्जित होंगी और अब तक 382 ऐसी प्लाटून बन चुकी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। भारतीय सेना मौजूदा चुनौती के साथ साथ भविष्य की लड़ाई के लिए भी खुद को तैयार कर रही है और इसीलिए हथियारों के आधुनिकीकरण के साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जुलाई के महीने में भैरव बटालियंस के साथ साथ अश्नि प्लाटून्स की घोषणा की थी और अब तक 5 भैरव बटालियंस बना दी गई हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट अलग अलग मोर्चों पर हो गया है, जबकि 4 अंडर प्रोसेस हैं और बाकी बची हुई भैरव बटालियंस को नवंबर में बनाना शुरू किया जाएगा। अगर अश्नि प्लाटून्स की बात की जाए तो हर एक इन्फेंट्री बटालियन यानी कि 382 इन्फेंट्री बटालियंस को एक अश्नि प्लाटून दी जाएगी। अश्नि जिसका मतलब होता है अग्नि, ये वो बटालियंस होंगी और वो प्लाटून्स होंगी जो ड्रोन से लैस होंगी। इनके पास खास तरह का कौशल होगा, सरप्राइज एलिमेंट होगा और ये किसी भी मोर्चे पर भविष्य की किसी भी लड़ाई के लिए तैयार होंगे। यानी भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास न सिर्फ 382 अश्नि प्लाटून्स होंगी बल्कि 25 भैरव बटालियंस के साथ देश की सेना सबसे ज़्यादा ताकतवर, धारदार और दुश्मन को किसी भी मोर्चे पर कम से कम वक्त में हराने के लिए तैयार होगी।
और गुजराती नववर्ष की शुरुआत के साथ ही गुजरात के विधायकों को एक शानदार गिफ्ट मिला है। यहां पर विधायकों के लिए 325 करोड़ की लागत से 216 फ्लैट्स तैयार किए गए। गुरुवार को इन फ्लैट्स का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है गुजराती नववर्ष पर विधायकों को मिला घर का तोहफा। जी हाँ, गुजरात के गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों के लिए नवनिर्मित आवासीय परिसर तैयार किया गया है। सेक्टर 17 में बने इस आवासीय परिसर का निर्माण 28,576 वर्ग मीटर के क्षेत्र में किया गया है। इस भव्य परिसर में 216 आलीशान फ्लैट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, सर्वेंट रूम और ऑफिस रूम मौजूद है। करीब 325 करोड़ रुपए के लागत से बने इस नवनिर्मित सदस्य आवास परिसर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। मनु भाई, ये जो आप विधायक भी हैं और इस कमेटी के आप सदस्य भी हैं, क्या ध्यान रखा गया और क्या खास है ये जो सदस्य निवास क्यों नए बनाए गए? पहली तो बात बताऊं कि आज ये कैंपस में आप जो खड़े हैं, ये सदस्य निवास जो बने हैं, वो सदस्य निवास की बात ये है कि आज अमित भाई के द्वारा यहाँ गुजरात के यहाँ के सांसद हैं और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने वरद हस्ते आज यहाँ का ओपनिंग हुआ है और इसमें 216 फ्लैट बने हैं। 216 सदस्य निवास के फ्लैट बने हैं। कम से कम 200 करोड़ से ज़्यादा लागत लगाने के बावजूद ये सदस्य निवास बना है। उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा है, हर सदस्य। और अब बात एक ऐसे किसान की जो कि अपनी मेहनत की कमाई से स्कूटी खरीदने के लिए शोरूम पहुंचा। खास बात ये थी कि किसान ने स्कूटी खरीदने के लिए सिक्के दिए, वो भी बोरे में भरकर। किसान इन सिक्कों के जरिए स्कूटी खरीदकर अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहता था। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है बोरे में सिक्के भरकर सपने खरीदने पहुंचा किसान। मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर का है, जहां पर किसान ने पिछले 6 महीने में 10 और 20 रुपए के सिक्के जमा किए और उसके बाद स्कूटी खरीदने के लिए शोरूम पहुंचा। कहते हैं एक पिता के हाथ की लकीरों में सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि कमर तोड़ मेहनत की खुरदुरी कहानी छिपी होती है। ऐसी ही एक कहानी छत्तीसगढ़ के जशपुर से सामने आई है, जहां एक किसान पिता एक बोरा लेकर अपनी बेटी को स्कूटी दिलाने बाइक शोरूम पहुंचा। पिता के हाथ में बोरा देख सब हैरान रह गए, क्योंकि उस बोरे में सिर्फ सपने नहीं बल्कि 6 महीने की दिन और रात की कड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा कर बचाए गए सिक्कों की खनक भी थी। किसान पिता के थैले में 10 और 20 रुपए के 40,000 के सिक्के थे, जो उन्होंने पिछले 6 महीनों में जमा किए थे ताकि बिटिया का स्कूटी खरीदने का सपना पूरा हो सके। जो नारायण हुंडा शोरूम में सिक्का पैसा गाड़ी देन की नहीं कि आलो खाने ढुकलो खाने दो कहलन बड़ा खुशी लागलक। जो नारायण हुंडा शोरूम को धन्यवाद। सिक्का लाइन होए दे गाड़ी किने चले। हालांकि पहले तो शोरूम के कर्मचारी हैरान थे, लेकिन फिर एक पिता का उम्मीदों से भरा चेहरा देखकर सभी कर्मचारी मुस्कुराते हुए सिक्के गिनने में लग गए। टेबल पर 10 और 20 के सिक्कों का ढेर लगा था। पूरे शोरूम में सिक्कों की खनक गूंजती रही, साथ में एक पिता के अरमान और बिटिया के चेहरे पर मुस्कान तैरती रही। आखिरकार जब स्कूटी की चाबी बेटी के हाथ में आई तो सबकी आंखें भर आईं। शोरूम के मालिक ने भी किसान परिवार के अरमानों का सम्मान किया और बिटिया को स्कूटी के साथ तोहफा भी दिया। मिक्सर ग्राइंडर। ये कहानी सिर्फ स्कूटी खरीदने की नहीं, ये कहानी है एक पिता के उस जज्बे की जो बेटी के सपने के लिए मिट्टी से सोना गढ़ देता है। जशपुर के इस किसान ने साबित कर दिया कि जब नीयत सच्ची हो तो हर सपना सिक्कों की तरह चमक उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।